हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विषय गणित के इकाई 1 जिसका नाम है बीजगणित। इसका हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है अनुपात एवं समानुपात। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 4 जो कि आखिरी पार्ट है। और हम लोगों ने इसके पहले जो 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़े हैं उसमें जो प्रश्नावली 3 है अध्याय 5 का, वहाँ प्रश्नावली 3 के पहले तक के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने उदाहरण सहित हल कर लिया है। और आज के इस पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 का, अध्याय 5 का प्रश्नावली 3 को। तो आप अगर इसके पहले के पार्ट्स को अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को, तो सबसे पहले जाइए उसे देख लीजिए उस वीडियो को, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के। उसके बाद आप देखना पार्ट 4, है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा ये जो अध्याय है वो अच्छे से समझ आ जाए और पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाकर के वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में प्रश्नावली 3 को पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न अपन देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न, तो देखें प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न क्या है। ये है अपना प्रश्नावली 3। इसका पहला प्रश्न है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो सबसे पहले इसको अपन हल करते हैं। देखो यहाँ पर पुस्तक और मूल्य का बात किया गया है। जितना ज़्यादा पुस्तक बढ़ेगा मूल्य भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। और पुस्तक जितना कम होगा मूल्य भी उतना ही कम होगा, मतलब समानुपात में आएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या दिया गया है, दिया गया है, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पर अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है। 29 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है 2224 रुपये में कितनी पुस्तकें आएंगी, है ना। 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें आएंगी, कितनी पुस्तकें आएगी, मिलेंगी, है ना। ठीक, कितनी पुस्तकें मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर समानुपात में है, पुस्तक जितना बढ़ते जाएगा मूल्य भी उतना ही बढ़ते जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पुस्तक बटे मूल्य, है ना। तो अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x पुस्तकें मिलेंगी, माना 2214 रुपये में x पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पुस्तक बटे मूल्य बराबर पुस्तक बटे मूल्य ले लेते हैं। तो पुस्तक है 29 और 29 पुस्तक का मूल्य है 783, है ना, बराबर इसमें पुस्तक हम लोग माने हैं x और इसका मूल्य है 2214। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2214 भाग में है ये इधर आ जाएगा किसमें, गुणे में, है ना। तो ये हो गया 783। अब देखो यहाँ पर ये जो 29 है, 29 के टेबल से कैंसिल होगा क्या, या हम लोग देखते हैं। ठीक है, या फिर देखो ये दोनों 3 से कैंसिल होगा क्या, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 दूनी 6 हो गया, है ना, 7 था, 1 बचा, 18 हो गया, 3 छके 18, 3 एकम 3, है ना। फिर ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 11 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये दोनों 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा क्या, फिर कैंसिल हो रहा है 3 से। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 13 हो गया, है ना, 3 चौक 12, 1 बचे 18 हो गया, 3 छके 18। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिर ये 87 है ना। तो 29 का टेबल अगर पढ़ेंगे, है ना, तो 29 तिया कितना होगा, 87 होगा 29 तिया 87। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, अब 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आया, 82। केवल बचा क्या है, 82, है ना। तो x का मान 82 और x क्या था, पुस्तकें। तो हम लोग को पूछा क्या गया था
कि 2224 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आएगा, अतः 2214 रुपये में 82 पुस्तकें मिलेंगी, 82 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, 82 पुस्तकें मिलेंगी। इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है, यदि 14:35 बराबर 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल, तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्या है, 14:35 16:x, तो इसको बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/35 बराबर 16/x, है ना। तो ये 14/35 x जो है भाग में है, गुणे में आ जाएगा, बराबर ये 16, है ना। तो x यहाँ पर 14/35 से पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, गुणे में 35/14 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14, और ये 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, तो बचा क्या 8 × 5, है ना, 8 × 5। तो x बराबर क्या आएगा, 8 × 5 8 5 40, इसका आंसर आएगा। तो ये इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं इस प्रश्नावली 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 3 का प्रश्न 3 क्या है, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती पता करें। तो इसका हल करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती p है, ऐसा मान लेते हैं, चतुर्थानुपाती p है, ठीक है। ये क्या है, हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये चतुर्थानुपाती हम लोगों ने p माना है, तो किस प्रकार से बन जाएगा, 2xy x², ये द्वितीय अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात चतुर्थानुपाती p माने चतुर्थानुपाती हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक साथ 2xy अनुपात x², ये दूसरा अनुपात है, तीसरा अनुपात y² और चतुर्थानुपाती माने p। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2xy बटे हो जाएगा x² बराबर y² बटे p, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब p का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर p जो है भाग में है, वो क्या हो जाएगा, p गुणे में आ जाएगा पक्षांतर होके, ठीक है। और उसके बाद बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड में y²। अब p का हम लोग को मान निकालना है, तो बाकी पक्षांतर करके हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो x² जो है भाग में है, गुणे में आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2xy गुणे में है, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p का मान क्या आता है, ये देखो, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, 2y है तो एक y बचा, और इसमें से एक y में से एक x में से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x कैंसिल हो गया, है ना। तो x बचा, xy बचा, है ना, xy बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, xy बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन वो प्रश्न क्या पूछा गया था, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती पता करें। तो वहाँ पर अपन आखिरी में उत्तर लिख देंगे, अतः क्या है, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती xy बटे 2 है, xy बटे 2 है, तो आंसर आ जाएगा xy बटे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हल सबसे पहले देखिए, हल क्या प्रश्न दिया गया, इसको पढ़ते हैं। संख्याएं 10 18 22 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, सभी में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो अपन लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। तो भाई हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है कि संख्याएं 10 18, ये हो गया 10, है ना, 18 22 38 में हर
एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए, पाती हो जाए। ठीक है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना 10, 18, 22, 38 में प्रत्येक में x जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाएगी, ये संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको, ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। हो जाती है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सभी में x जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो 10 + x अनुपात 18 + x है ना, इक्वल 22 + x और 38 + x। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, 10 + x बटे हो जाएगा 18 + x बराबर हो जाएगा 22 + x बटे हो जाएगा 38 + x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 38 + x भाग में है तो 10 + x के साथ पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये 18 + x भाग में है, ये पक्षांतर होकर क्या आ जाएगा, 22 + x के साथ गुणा में आ जाएगा 18 + x। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करो, 10 और 38 का गुणा क्या होगा, 380 होगा, और प्लस 10 और x का गुणा क्या होगा, 10x होगा, x और 38 का गुणा क्या होगा, 38x होगा, और फिर x का गुणा क्या होगा, x² होगा, इक्वल टू यहाँ पर 22 और 18 का गुणा क्या होगा, तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल आ गया 3, 18 दूनी 36 + 3 39। ठीक है, 396। अब प्लस 22 और x का गुणा 22x, फिर x और 18 का गुणा 18x, और फिर प्लस हो जाएगा x का गुणा x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 380 है ना, और क्या है यहाँ पर 396 है। ठीक, 396 प्लस में है, पक्षांतर होकर माइनस में आ जाएगा 396, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, हम ये जो x² है इसको लिख लेते हैं, बाकी इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x², और ये प्लस x² पक्षांतर होकर माइनस x² बराबर उधर है 22x + 18x, और ये पक्षांतर होकर जाएगा प्लस 10x माइनस 10x हो जाएगा, और पक्षांतर होकर जाएगा प्लस 38x, पक्षांतर होकर माइनस 38x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाओ, 380 माइनस 396, तो एक प्लस में एक माइनस में है, घटेगा 396 में एक 380 घटेगा, बचेगा क्या, 16, और बड़ी संख्या 396, इसका चिन्ह माइनस है तो -16 हो जाएगा, x² माइनस x² कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये 22x + 18x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 18 40, और 40 में 10 घटाए कितना हो जाएगा 30, और 30 - 38, 30 - 38 एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, 38 में 30 घटेगा 8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -8x आ जाएगा। ठीक है, अब -8 जो है पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना, गुणा में था भाग में आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, तो x का मान क्या आया, x का मान आ गया हमारा 2। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, अतः वह संख्या 2 है, अतः वह संख्या 2 है। ठीक है, 2 है, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बनेगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न,
5वां प्रश्न है प्रश्नावली 3 का, ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए प्लस सी बटे बी। तो हल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया गया है, जो उसको लिख लेते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है अपने को, ए और सी का मध्यानुपाती बी है, यही दिया गया है हम लोग को प्रश्न में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मध्यानुपाती मतलब ए और सी के बीच मध्यानुपाती क्या है, बी है। ठीक है, बी, ये स्मॉल बी है, सॉरी यहाँ कैपिटल बी मैं लिख दिया हूँ। अब इसको अपन क्या होगा, इसको लिखते हैं ना ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो ये ए सी भाग में है, गुणे में आ जाएगा, पक्षांतर होकर बी गुणे में आ जाएगा, बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नावली समीकरण नंबर 1। और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए प्लस सी बटे बी। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, अब इसमें मान रख देते हैं ए स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से क्या है, ए सी, तो बी स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, ए सी बटे ए बी। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर, दोनों में से ए कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर में ए कॉमन निकला, ए बचा, ए सी में ए कॉमन निकला, सी बचा बटे ए बी, तो ये ए कैंसिल हो गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर बचा क्या, ए प्लस सी बटे बी, ए प्लस सी बटे बी। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था, है ना। तो ये हो गया सिद्ध हुआ, इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है देखते हैं, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीय अनुपाती क्या है, 194 है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम हल माना x y का मध्यानुपाती क्या है, 24 और तृतीयानुपाती 192 है, तृतीयानुपाती 192 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक्स वाई का मध्यानुपाती 24 होगा, तो एक्स और वाई के मध्य में अनुपात में आएगा ना 24। ठीक है, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरी ओर देखेंगे तो ये तृतीय अनुपाती 192 है एक्स वाई का, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात तृतीय अनुपाती 192। अब इसी का अपन सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बटे 24 बराबर 24 बटे वाई। ठीक है, और उसके बाद इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे 192, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो है भाग में है, गुणे में आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर 24 जो है भाग में है, गुणे में आ जाएगा 24 के साथ, तो 24 और 24 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर x और 192 गुणे में आ जाएगा x के साथ, 192 और x का गुणा 192 x हो जाएगा बराबर y और y का गुणा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, x y बराबर 24 और 24 का गुणा करेंगे तो 24 चौक क्या होता है, 96 का 6 हासिल आ गया 9, 24 दूनी 48 और 9 क्या हो जाएगा 57, तो 576 एक्स वाई का वैल्यू आया। तो यहाँ पर के एक्स वाई का वैल्यू समीकरण 1 में जो एक्स वाई है इसमें क्या कर देंगे, जैसे अपन x का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर से x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे 192 गुणे में भाग में आ जाएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 जो है x का मान क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर बटे 192, है ना, 192। जैसे 24 गुणित 24 को ना लिखें तो भी शायद बन जाएगा, है ना, तो 24 गुणित 24 लिख देते हैं ताकि फ़ायदेमंद हो हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो बराबर ये हो जाएगा, ये वाई x का मान रखें और ये y पहले से था बराबर इधर 24 गुणित 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और y का गुणा क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बराबर 24 गुणित देखो 24 गुणित क्या हो गया 192। अब 192 24 से भाग जाता है क्या, 192 जो है 24 से भाग जाता है क्या, देखो यहाँ पर करके देखते हैं अपन इसको। जैसे कि
24 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 से भाग देंगे तो 24 अट्ठे क्या होगा, 24 अट्ठे 192 होगा। तो 192 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुणित 8 वाई क्यूब बराबर 24 गुणित 24 गुणित 24, 192 को 24 गुणित 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाई क्यूब है तो ये क्यूब क्या हो जाएगा, पक्षांतर होके चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणित 24 गुणित 24, और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पर पेयर बन गया एक ठोक 24 का और दूसरा पेयर बन गया 2 का, है ना, 3 वाला रूट है ना ये, तो 3 का पेयर बना तो एक 24 बाहर निकला, एक 2 बाहर निकला, 24 दूनी 48, वाई बराबर क्या हो गया 48। ठीक है, वाई का मान 48। अब वाई का मान एक मान हम लोग को निकल गया, वाई का मान कहीं पर रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे ये वाई का मान यहाँ पर रखते हैं 48। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जैसे वाई का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई का मान अपन रखेंगे 48, है ना, 48 x गुणित 48 बराबर 24 गुणित 24, है ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर 24 गुणित 24 बटे 48, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया 12। तो वे संख्याएं क्या क्या होगी, 12 और 48, है ना। तो वहाँ पर उत्तर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, अतः वे संख्याएं, है ना, अतः वे संख्याएं क्या है, 48 और 12 है, 48 और 12 है। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो 6वां प्रश्न तक हम लोगों ने बना लिया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखो 7वां प्रश्न, तो 7वां प्रश्न क्या है, यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान पता करें। तो हल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/1 + x है ना, अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x है ना, तृतीय अनुपात में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + x बटे 3 + x बराबर 3 + x बटे 6 + x, ऐसे होगा। अब देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 1 + x 6 + x भाग में है, पक्षांतर होकर गुणे में आ जाएगा, और ये 3 + x है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का 3 + x है वो भाग में है, वो भी पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो इनका गुणा करते हैं। ठीक है, इनका गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 और 6 का गुणा 6 हो गया, 1 और x का गुणा x हो गया, x और 6 का गुणा 6x हो गया, प्लस x का गुणा x² हो गया, बराबर 3 और 3 का गुणा 9 हो गया, प्लस 3 और x का गुणा 3x हो गया, प्लस 3 और x का गुणा 3x हो गया, प्लस x का गुणा x² हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हो गया 6 प्लस x प्लस 6x क्या हो जाएगा 7x, ये x² को मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, बराबर 9 प्लस 3x क्या होगा 6x प्लस x² पक्षांतर होकर माइनस x²। तो ये क्या हो गया 6 + 7x बराबर 9 + 6x, और x² माइनस x² कैंसिल हो गया। ठीक, ये 7x प्लस 6x पक्षांतर होकर माइनस 6x बराबर 9 + 6 पक्षांतर होकर माइनस 6, 7x में 6x घटाए x बराबर आ गया 3, है ना। तो x का मान पता करें था, तो यहाँ पर x का मान 3 आ गया, अतः x का मान 3 है, x का मान 3 है। ठीक है, अब देखते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न में क्या दिया है, 8वां प्रश्न में ये दिया है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 अनुपात में हो जाते हैं। तो बताइए पहली संख्या क्या है, वही 3:5 के अनुपात में मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या मानेंगे, 3:5 में है तो 3x मानेंगे पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे 5x, 3:5 के अनुपात में है ना, तो पहला मानेंगे 3x और दूसरा मानेंगे 5x। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें दोनों में 9 घटाया जाए, मतलब 3x में भी 9 घटाया जाए
और 5x में भी 9 घटाया जाए, तो दोनों में 9 घटाया जाए तो 12:23 के अनुपात में आ जाता है, मतलब 12/23 में आ जाता है। तब इसको हल करो तो 3x - 9 और ये जो 12 भाग में था इधर गुणे में 23 भाग में था गुणे में आ गया, और बराबर 12, 5x - 9 इधर भाग में पक्षांतर होकर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं सिंपल। 23 तिया क्या हो जाएगा, 23 तिया हो जाएगा 69, है ना। x माइनस 23 नियम क्या आ जाएगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, 207 बराबर 12 पंच 60x, है ना, 12 पंच 60x माइनस 12 नियम 108। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 69x प्लस 60x पक्षांतर क्या हो जाएगा, माइनस 60x, है ना, बराबर माइनस 108 है, माइनस 207 पक्षांतर होकर प्लस 207 हो जाएगा, और यहाँ पर 69 में 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9x बचेगा, और 108 घटा देंगे 207 में से, 207 में से 108 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 99। तो x बराबर क्या आएगा, 99 बटे 9 गुणे में था भाग में आ जाएगा, x बराबर 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो x का मान आ गया 11। तो हम लोग को क्या पूछा गया, बताइए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हम लोगों ने माना था क्या, 3x। पहली संख्या क्या माना था, यहाँ पर माने हैं ना 3x, पहली संख्या बराबर 3x। अब x का मान रख दो, 3x का मान आया है 11, तो 11 तिये 33 हमारा आंसर आया। तो पूछा क्या पहली संख्या क्या है, तो उत्तर लिख देंगे, अतः पहली संख्या 33 है, इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो 8 प्रश्न हम लोगों ने बना लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, प्रश्नावली 3 का। देखो 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मजदूर और समय का बात हुआ है। किसी काम में जितने ज़्यादा मजदूर लगेंगे उस काम को करने में समय उतना ही कम लगेगा, जितना कम मजदूर रहेंगे उसमें समय उतना ही ज़्यादा लगेगा। मतलब मजदूर और समय एक दूसरे के विपरीत, मतलब व्युत्क्रम लेंगे, एक तरफ मजदूर बटे समय लेंगे, दूसरी तरफ समय बटे मजदूर, उल्टा लेंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत। ठीक, तो यहाँ पर हल सबसे पहले देखते हैं, मजदूर कितने हैं, मजदूर है 45, मजदूर कितने हैं 45, है ना, और समय कितना लग रहा है इसको 45 मजदूर को, 6 घंटा प्रतिदिन 24 दिनों तक, मतलब टोटल कितना घंटा हुआ 24 दिन तक 6 घंटा, मतलब 24 गुणित 6 घंटा, 6 चौके 24 का 4 हासिल आ गया 2, 6 दूनी 12, 2 14, तो 144 घंटे टोटल समय हो गया। ठीक, अब फिर दूसरी बार देखो, दूसरा मजदूर क्या है, आगे पढ़ते हैं। बताइए कितने मजदूर, तो मान लेते हैं x मजदूर, समय देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x मजदूर, समय क्या है, कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, 8 घंटे 15 दिन तक, तो 15 गुणित 8, 15 8 कितना होगा 120 घंटे में पूर्ण कर लेंगे। ये अपने निकालना है, मैं बताया ना मजदूर और समय एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो एक तरफ मजदूर बटे समय लेंगे, मजदूर बटे समय लेंगे, मजदूर 1 समय 1 ले लेता हूँ, और दूसरे तरफ क्या लेंगे, समय बटे मजदूर लेंगे, समय 2 बटे मजदूर 2। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखो मजदूर कितना है, पहले वाले में 45 बटे समय कितना है 144, बराबर दूसरे वाले में समय कितना है 120 घंटे, और मजदूर इसमें हम लोग माने कितना x। तो यहाँ पर देखो x जो था भाग में था, आ जाएगा किस में, गुणे में आ जाएगा पक्षांतर होके। ठीक, अब उधर क्या है 120। अब हमको मान किसका निकालना है, x का। तो 45 बटे 144 है, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 144 बटे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x बराबर किससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों किससे कैंसिल होगा, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 नियम 45, और ये 5 से 5 दूनी 10, 12 था 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20। ठीक है, अब किससे कैंसिल होगा, ये 9 को कैंसिल कर देगा, 9 144 को कैंसिल कर देगा, है ना। देखो
9 से कैंसिल होगा 144, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 14 में 9 गया 5/5 और 4 हो गया 54, तो 9 छके 54, तो बचा क्या 24 गुणित 16, 24 गुणित 16। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो ये हो गया 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और ये हो गया देखो 24 गुणित 16, तो 24 गुणित 16 कितना आ जाएगा? 24 चौक हो जाएगा यहाँ पर, ये 16 चौक हो जाएगा 64 का 4 हासिल आ गया 6, और 16 दूनी 32, 6 हो जाएगा 38, तो 384 यहाँ पर आंसर आया है। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि क्या है कि एक तरफ हम लोग को मजदूर को लिखना था, एक तरफ समय को, तो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा एक मिस्टेक हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे अपन ले लिए इसको मजदूर 1 बटे मजदूर 2, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? समय, इसको उल्टा लेंगे, समय 2 बटे समय 1, व्युत्क्रम है इसके कारण उल्टा लेंगे। ठीक है, तो मजदूर 1 कितने मजदूर थे? 45, मजदूर 2 कितना माने हैं? x, बराबर समय 2 दूसरा समय 120 और समय 1 इसके लिए 144 ऐसा। अच्छा ठीक, 45 यहाँ पर आ गया बराबर 120 बटे 144। अब ये x भाग में था, गुणे में आ गया। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर 45, ये 120 बटे 144 है, पक्षांतर होकर 144 बटे 120 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 12 से ही इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 दहम 120 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 2 बचा 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या होगा? ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अरे 5 नियम 45। फिर ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छके 12, तो बचा क्या? 9 गुणित 6, क्या बचा? 9 गुणित 6 बराबर x, तो 9 छके 54, है ना, 54 बराबर x। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण करेंगे, है ना। तो अतः मजदूरों की संख्या, अतः मजदूरों की संख्या 54 होगी, मजदूरों की संख्या 54 होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा, 54 होगी। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां का हल। तो प्रश्न नंबर 10वां जो है, किसी काम को 45 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए कि 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो भाई काम है, व्यक्ति है, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, है ना, उतना कम समय लगेगा, जितना कम व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत है ये। मतलब क्या होगा? व्युत्क्रम लगाएंगे। ठीक है, व्युत्क्रम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्यक्ति कितने हैं। सबसे पहले वाले में व्यक्ति हैं 25 व्यक्ति, है ना, और समय कितना लग रहा है, तो समय लिख देते हैं। समय लिखा है 6 घंटे प्रतिदिन 9 दिन तक, मतलब कितना हो गया? 6 घंटे 9 दिन तक, 6 नियम 54 घंटे लगे हैं, तो कितना लगा है? 54 घंटे। अब उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखो कितना दिया है आगे, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, व्यक्ति दिया है 15, है ना, और समय क्या है? 9 घंटा प्रतिदिन करता है काम करके, उसको कितने दिन में पूर्ण करेंगे? माने x दिन में पूर्ण करेंगे, तो कितना घंटा हो गया? 9x घंटा हो गया टोटल। ठीक है, तो एक दूसरे का विपरीत होगा, इसलिए क्या लेंगे? जैसे व्यक्ति 1 बटे व्यक्ति 2, तो क्या लेंगे? इसको उल्टा ले लेंगे, समय को उल्टा लेंगे, समय 2 पहले ले लेंगे और बटे समय 1 बाद में लेंगे। ठीक है, इसका उल्टा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्यक्ति 1 कितने व्यक्ति हैं? 25, व्यक्ति 2 कितने व्यक्ति हैं? 15, बराबर समय 2, समय क्या है? 9x बटे समय 1 क्या है? 54। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया 25 बटे 15। अब इधर 54 भाग में है, गुणे में आ जाएगा, 9 गुणे में है, भाग में आ जाएगा, बराबर x इधर बच जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? 9 छके 54 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिये 15, 5 पंचे 25, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 गुणित 2 बचा, 5 गुणित 2 बराबर x, तो 5 गुणित 2 हो जाएगा 10 बराबर x। तो हमको पूछा क्या गया था? कितने दिन में उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो अतः उत्तर आएगा, अतः उस काम को
काम को 10 दिन में पूर्ण कर लेंगे, 10 दिन में पूर्ण कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, ये है ना। अब देखते हैं आगे, प्रश्न 10 तक बना लिए, प्रश्न 11वां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपके प्रश्नावली 3 का। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं तो उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे। तो आदमी और काम, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही कम समय लगेगा काम करने में, है ना, कम समय लगेगा। जितना कम आदमी रहेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसको वो उल्टा लेकर के व्युत्क्रमानुपाती लेकर के बनाएंगे। तो हल सबसे पहले देखो कितने आदमी हैं, आदमी हैं भाई, सबसे पहले दिया 30 आदमी, है ना, ये दिया ना 30 आदमी, तो आदमी है 30। समय कितना लग रहा है उसको देखते हैं। समय लग रहा है 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन तक 6 घंटे, मतलब 15 गुणित 6, 15 दिन तक 6 घंटे, तो 15 छक्के 90 घंटे लग रहे हैं इन लोगों को टोटल। ठीक है, अब उसके बाद आदमी कितने हैं, 20 आदमी। अब आदमी दिया है 20 आदमी, है ना, यहाँ पर दिया है ना 20 आदमी कितने घंटे, तो मान लेते हैं x घंटे, है ना, समय लेते हैं, समय बराबर मान लेते हैं x घंटे, प्रतिदिन काम करके 15 दिन तक पूर्ण करेंगे। 15 दिन तक x घंटे काम करेंगे, तब कितना समय लगेगा, तो 15x घंटे यहाँ पर हो गया इसका, है ना। तो यहाँ पर कितने घंटे उसको निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा, जैसे आदमी 1 बटे आदमी 2 ले लेते हैं, आदमी 1 बटे आदमी 2, तो इसको उल्टा लेंगे, 1 2 लेकर के अब समय को 2 1 लेंगे, समय 2 बटे समय 1, है ना। तो यहाँ पर जैसे आदमी 1 है, तो आदमी 1 हो गया 30, आदमी 2 हो गया 20, समय 2 हो गया 15x बटे समय 1 हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर 30 बटे 20 90 भाग में है, गुणे में आ जाएगा, है ना, 90 भाग में किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और 15 गुणे में भाग में आ जाएगा बराबर x, है ना। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 5 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 में 5 घटाए 4 बचा, 5 8 40, तो 18 बटे 2 आया यहाँ पर, 18 बटे 2 बराबर x। तो 2 नहीं है 18 होता है, तो x का मान 9 आ गया। पूछा क्या गया था, कितने घंटे, है ना। तो अतः समय 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 12 देखो, प्रश्न नंबर 12 का हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से चलकर रायपुर से 4 घंटे में पहुंचती है, रायपुर 4 घंटे में पहुंचती। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही क्या है, सबसे पहले किलोमीटर दूरी दिया है, दूरी दिया है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा दूरी नहीं है, चाल है, सॉरी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, चाल औसत चाल है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समय कितना लगता है, 4 घंटे समय लगता है, समय लगता है 4 घंटे, 4 घंटे लिख दिए। ठीक है, अब उसके अलावा देखो दूसरा चाल, चाल में क्या हो जाता है, वो मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले 75 था, 15 कम हो गया, मतलब 75 में 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है अब रफ्तार, ट्रैफिक भीड़ भाड़ के कारण। और समय कितना लगता है, पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमको पता लगाना है। मान लेते हैं समय लगेगा x घंटे, तो इसको पता लगाते हैं। तो क्या होगा कि चाल जितना ज़्यादा होगा, स्पीड उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा समय उतना कम लगेगा पहुंचने में।
और स्पीड जितना कम होगा समय उतना ज़्यादा लगेगा, मतलब एक दूसरे का विपरीत इसको भी लेना पड़ेगा व्युत्क्रम, है ना। मतलब चाल 1/चाल 2 अगर हम लोग लिखते हैं, है ना, चाल 1/चाल 2 अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर समय को क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले लिखना पड़ेगा, समय 2/समय 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर चाल 1 क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल 2 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 2 हम लोगों ने क्या माना है x, और समय 1 क्या है 4, ठीक है। तो ये हो गया 75/60, 4 भाग में है, गुणे में आ जाएगा बराबर x। तो यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 60 है ना, 4 एकम 4, 2 बज गए 20 हो गया, 4 पंचे 20, 15 से कैंसिल हो जाएगा 75, 15 पंचे 75, तो 5 आ गया x का मान, है ना। तो अतः उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा था, कार को रायपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो अतः कार को रायपुर पहुँचने में 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 दिन में 40 रुपये का विद्युत व्यय करेंगे। तो सबसे पहले कितना घंटे जल रहा है बल्ब उसको देखते हैं ना, कितना घंटे जल रहा है। समय देखो 10 बल्ब है, 60 दिन तक 4 घंटे जल रहे हैं, तो कितना घंटे जल रहा है टोटल, 10 × 60 × 4, 10 बल्ब है 60 दिन तक 4 घंटे जल रहा है, 10 × 60 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 घंटे हो जाएगा टोटल समय, है ना। और उसके बाद विद्युत व्यय कितना होता है, विद्युत व्यय तो विद्युत व्यय हो जाएगा 80 रुपये, दिया है इसमें 80 रुपये, ठीक है। अब वैसे ही बोला है कितने बल्ब, तो मान लेते हैं बल्ब है हमारे पास x बल्ब है, तो x बल्ब कितने दिन तक, 16 दिन तक, कितने घंटे, 3 घंटे, टोटल कितने घंटे हुए, 16 × 48x घंटे, 48x घंटे, ठीक है। और कितना रुपये विद्युत व्यय हुआ, 40 रुपये विद्युत व्यय हुआ, तो विद्युत व्यय 40 रुपये। तो यहाँ पर देखो जितना ज़्यादा बल्ब जलाएंगे उतना ज़्यादा विद्युत व्यय होगा, जितना कम बल्ब जलाएंगे उतना कम विद्युत व्यय होगा, है ना। तो ये समानुपाती है, मतलब इसमें बराबर लेंगे, मतलब समय 1/समय 2 ले रहे हैं, जैसे समय 1/समय 2, तो उसको भी 1/2 लेना पड़ेगा, है ना। मतलब विद्युत व्यय 1/विद्युत व्यय 2, ठीक है। तो समय 1 क्या है 2400, समय 2 क्या है 48x घंटे, बराबर विद्युत व्यय कितना आ रहा है, समय पहले में 80 और दूसरे में कितना आ रहा है 40, है ना। तो 80/40 हो जाएगा, है ना, 80/40, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2400 बराबर 80/40, और ये 48x भाग में था, ये गुणे में आ जाएगा 48x, ठीक। अब यहाँ पर देखो सॉरी, ये सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, x जो था ना 48 को रहने देते हैं, क्या कर देते हैं x जो है भाग में है ना उसको गुणे में ला लेते हैं, ठीक है। x तो x बराबर क्या हो जाएगा 2400/48 गुणित 80/40, पक्षांतर होकर 40/80 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 बार में ये कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या होता है 48 पंचे 240, 48 शून्यम 0, तो 50/2, 50/2 बराबर x आया। तो 50 से 2 को भाग दोगे तो 25 आएगा x। तो प्रश्न क्या पूछा था,
कितने बल्ब, है ना। तो अतः बल्ब कितना होगा 25, यहाँ पर लिख लेना, अतः 25 बल्ब होंगे। आंसर क्या आया, अतः 25 बल्ब होंगे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर देखो हल, सबसे पहले 48 मजदूर, मजदूर कितने हैं 48 मजदूर हैं भाई 48। समय कितना है इनका काम करने का, समय 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन तक, मतलब 8 गुणित 25, 8 घंटे 25 दिन तक, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200 घंटे काम कर रहे हैं मतलब ये। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 30 आदमी इस काम को के दुगने काम को, 30 आदमी इस काम के दुगने काम को, है ना। मजदूर कितना हो जाएगा, मजदूर है 30, समय कितना होगा, इस काम के दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करते हैं। मान लें 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं और x दिन तक कर रहे हैं, 10x हो जाएगा, 10x घंटे समय। लेकिन क्या बोल रहे हैं, दुगने काम, और दुगने काम के लिए समय कितना हो जाएगा, काम दुगना करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे समय उतना कम लगे, मतलब जितने ज़्यादा काम करेंगे समय भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, है ना। यहाँ पर दुगना काम करेंगे, दुगना काम, है ना। तो दुगने काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसको क्या ले लेंगे, इसको समय 10x है तो 10x बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10x बटे 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5x घंटे हो जाएगा, 5x घंटे दुगने काम के लिए। ठीक है, वहाँ पर फिर वही लेते हैं, मजदूर 1 बटे मजदूर 2, अब व्युत्क्रम होता है तो इसको उल्टा लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समय 2 बटे समय 1। तो हम मजदूर 1 कितने भाई 48 हैं, बटे मजदूर 2 कितने लोग हुए यहाँ पर 30 हैं, बराबर समय 2 कितना है 5x है, समय 1 है 200। ठीक, अब यहाँ पर 48 बटे 30 उधर रख देते हैं x को, और 5 बटे 200 पक्षांतर करके ला लेते हैं, 200 बटे 5 हो जाएगा गुणे के साथ इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये 0 0 को कैंसिल कर देते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। और 3 से 48 को कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 16 गुणित 4 आया, x बराबर 16 चौक 64, है ना। तो 64 कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, तो अतः कार्य 64 दिन में पूर्ण होगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में। ठीक है, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हल, सबसे पहले क्या दिया है, ए और बी मिलकर 24 दिन में उस काम को करते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या बोला, इसके बाद बी और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बटे बी प्लस 1 बटे सी बराबर 1 बटे 18 हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। और ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी दोनों मिलकर के 12 दिन में, मतलब 1 बटे 12 हो गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को ए का मान निकालना है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो 3 क्या है, ए बटे सी प्लस ए बटे ए, 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी बराबर 1 बटे 12, माइनस घटाएंगे किसको, 2 को, तो 2 है 1 बटे बी
प्लस 1/c बराबर 1/18। तो क्या आएगा, ये प्लस में है, तीनों माइनस में हो जाएगा। तो 1/12 माइनस 1/18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा 6/12 गुणित 18। मतलब करके देख लेते हैं, 1/12 माइनस 1/18 है ना। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 48 है ना। तो 12 चौक 48 होता है और 18 तिया 48 होता है। तो 1/48 मतलब यहाँ पर आएगा। तो 1/12 माइनस 1/18 1/48 आ गया, बराबर 1/c माइनस 1/c कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 1/a माइनस 1/b। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या 4। इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को प्लस कर देते हैं। 1 और 4 को जोड़ने पर, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 क्या है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/24 था, सॉरी है ना, 1/48 लिख दिया हूँ, 1/24 1/24 ठीक। और ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b बराबर 1/48। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, देखो 1/24 प्लस 1/48 क्या होगा, 1/24 प्लस 1/48 करेंगे तो दोनों का एलसीएम 48 होगा, 24 दूनी 48 होगा, 48 एकम 48 मतलब 3/48। और इसमें भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छक्के 18, तो 1/16 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1/16 1/16 ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1/16 ठीक है, 1/48 और 1/b माइनस 1/b कैंसिल, 1/a प्लस 1/a कैंसिल, क्या हो जाएगा 2/a हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर 1/2 इधर गुणे में चले जाएगा और 1/16 भाग में है वो 16 क्या हो जाएगा गुणे में आ जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और ये a है ना। तो क्या हो जाएगा, उस काम को a कितने दिनों में करेगा, पूरा अकेले 32 दिन में है ना। तो अतः a अकेले उस काम को 32 दिनों में पूर्ण करेगा ठीक, इस प्रकार से ये आएगा ठीक। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन ठीक। अब यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो हल बराबर देखो क्या लिखा है यहाँ पर अपने को, 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में ही लिखा है ना। 15 व्यक्ति 16 दिन, 15 व्यक्ति एक काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में। तो अगर क्या कर दूँ, 16 को 1 गुणित 16 ऐसा बना करके 16 को गुणे से भाग में ले जाऊँगा पक्षांतर में, तो 15 व्यक्ति 1/16 काम बराबर 1 दिन है ना। 1 दिन में 1/16 काम करता है। अब हमको क्या बोला गया है, कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर लेंगे, कितने व्यक्ति है ना। तो अपन लोग क्या मान लेंगे, x व्यक्ति है ना, कितना काम 1/4 काम, तो मतलब 1/4 काम, 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अपन, ये 15 दिन में पूरा करेंगे है ना। 15 ही दिन में पूरा करेगा ये भी ठीक है, 15 दिन में। तो ये 15 गुणित 1 मान के इसको 15 को भाग में ला देंगे, तो x व्यक्ति कितना हो जाएगा, 15 को भाग में लाएंगे तो पहले से 4 है, 15 चौक 60, 1/60 काम हो जाएगा, 1/60 काम बराबर दिन, 1 दिन। तो अब इसी को देखो अनुपात में लेंगे ना, व्यक्ति और काम है ना। तो यहाँ पर 15 व्यक्ति बटे x व्यक्ति बराबर
कितना काम कर रहा है भाई ये, 1/16 काम, और ये कर रहा है 1/60 काम। ऐसा ही आएगा, 1/16/1/60 काम। ठीक है, तो हो जाएगा 15/x, और ये भाग में है उसको गुणे में लाएंगे तो 1/16 गुणित हो जाएगा 60/1। तो ये हो गया 15/x बराबर 60 एकम 60/16 एकम 16, है ना। तो यहाँ पर x जो है क्या है, इसमें है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 16/60 आ जाएगा, पक्षांतर में आएगा तो उधर चले जाएगा x। ठीक है, तो हो जाएगा 15 चौके 60, 4 चौक 16, तो x बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर लेंगे, 4 व्यक्ति। अतः व्यक्तियों की संख्या 4 होगी, व्यक्तियों की संख्या 4 होगी। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर दें, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा उसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 17वां प्रश्न, यदि किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, है ना, 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर हल, सबसे पहले सैनिक कितना दिया गया है, सबसे पहले सैनिक दिया गया है 120 सैनिक, यहाँ पर लिखा है ना 120, और कितने दिन चलेगा खाद्य सामग्री 60 दिन, दिन कितना दिया है 60, है ना, समय कितना दिया है 60 दिन, 60 दिन। अब क्या बोला है इसमें, 40 सैनिक चले गए, 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले गए। ठीक है, तो सैनिक जो है चले गए, कितने सैनिक चले गए भाई, 40 सैनिक चले गए, मतलब कितने बचे, 120 में से 40 चले गए तो 80 ही तो बचे ना। और समय कितना होगा, समय मान लेते हैं उन लोग को, फिर 80 सैनिक बचे हैं तो कितना दिन लगेगा उसी को, खाद्य सामग्री को, जो बचा हुआ खाद्य सामग्री कितना है अपने पास, 120 में से 40 के खाद्य सामग्री चले गया है, 80 बचा है ना, सैनिक 80 बचे हैं, समय कितना लगेगा मान लेते हैं x दिन, यहाँ पर समय उसको लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जितने ज़्यादा सैनिक होंगे खाद्य सामग्री उतने ही कम दिन में खत्म हो जाएगा, जितने कम सैनिक होंगे खाद्य सामग्री को खत्म होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, मतलब समय और सैनिक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सैनिक 1 मतलब व्युत्क्रम में लेंगे बटे सैनिक 2, है ना, तो यहाँ पर उल्टा लेंगे इसको, समय 2 बटे सैनिक समय 1 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर सैनिक कितने हैं, सबसे पहले वाले में 120, सैनिक 80 है दूसरे वाले में, समय कितना लग रहा है दूसरे वाले में x, इसमें कितना लग रहा है 60। तो यहाँ पर देखिए 120 बटे 80, 60 भाग में था गुणे में आ जाएगा बराबर x। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, अब 4 से क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 0 0, 30 गुणित 30 बचा यहाँ पर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 90, 30 3 90, x बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, तो क्या है, शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, तो अतः शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए 90 दिन तक चलेगी, 90 दिन तक चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक,
अब देखते हैं 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न क्या बोला, 11 मकड़ियाँ 11 दिन में 11 जाल बनाती है। तो बताइए एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा। तो हल बराबर देखो, 11 मकड़ियाँ 11 दिन में, मतलब एक मकड़ी 11 मकड़ी 11 दिन में, तो समय कितना हुआ 11 गुणित 11, 11 दिन तक 11 मकड़ी, मतलब 11 गुणित 11 कितना हो गया 121 समय है ना, 121 दिन। ठीक है, अब जाल कितना बन रहा है, जाल बन रहा है 11 जाल। अब यहाँ पर मकड़ी कितना है, एक मकड़ी एक जाल, मतलब 1 गुणित 1 समय कितना होगा 1 है ना। और जाल कितना बनाना है, कितने दिन लगेंगे। अच्छा, समय का अपने को पता नहीं है, एक मकड़ी एक जाल बनाने में है ना। तो जाल बनाना है अपने के एक ही, पर समय कितना है ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, यहाँ पर दोनों ही इक्वल होगा ना, दोनों ही समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा मकड़ी उतना ज़्यादा जाल, जितना कम मकड़ी उतना कम जाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बटे जाल, समय बटे समय बराबर जाल बटे जाल। तो ये क्या आ जाएगा, समय एक का 121 है और एक का समय क्या आ जाएगा। अच्छा, ये मकड़ी बटे समय, समय बटे मकड़ी ले लेते हैं, समय बटे जाल बराबर समय बटे जाल, दोनों में बराबर होगा ना क्योंकि समानुपाती है। तो समय आ जाएगा 121 बटे जाल आ जाएगा 11 है ना, और यहाँ पर समय आ जाएगा x बटे जाल आ जाएगा 1 है ना। तो 11 को 121 से भाग देंगे, 11 x बटे 1 मतलब x, तो x का मान 11। तो उत्तर क्या आया है, एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो अतः एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन लगेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 19। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न देखो, 19वां प्रश्न देखो। 19वें प्रश्न में क्या दिया, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर देता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 नल हैं, नल ए और नल बी, और दोनों नल एक साथ भरते हैं जब, है ना, दोनों नल एक साथ भरते हैं तो कितना लगता है, समय लगता है 10 घंटा, मतलब 1/10। ठीक है ना, सॉरी 6 घंटा लगता है, दोनों 6 घंटे में भर लेते हैं, मतलब 1/6। अब इसमें क्या बोला है, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे पूरा भर देता है, एक नल मान लेते हैं वो नल ए का बात कर रहा है ना, तो 1/10 उसको लगता है, तो दूसरे नल को खोलने पर वह कितने घंटे में भरेगा, इसको निकालना है। तो 1/b 1/6, 1/10 पक्षांतर हो -1/10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 1 का गुणा 10 से कम 10 -6 और 1 का गुणा 6, और ये हो जाएगा 10 × 6 = 60। 1/b बराबर 10 - 6 क्या होगा 4/60। अब ये क्या होगा, 1/b बराबर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 20 बचा, 4 × 5 = 20। तो ये क्या होगा 15 और 1 का गुणा 15 बराबर b और 1 का गुणा b, तो b बराबर 15। तो क्या होगा, केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में 15 घंटे लगेंगे, है ना। तो क्या आएगा आंसर, अतः केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में 15 घंटे लगेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था अंतिम प्रश्न इस अध्याय का। ठीक है, प्रश्नावली 3 का प्रश्न नंबर 19। तो हमने पूरा का पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और हम जल्द ही एक नए अध्याय का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।